हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, मैथ की कंप्लीट कोर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। और मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ कि मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं थोड़े से बड़े होते हैं, कोई डिटेल में होते हैं। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको चीज़ें डिटेल में समझ में आए और आप इंडिपेंडेंट हो। हर वीडियो लेक्चर को आप 480 रेजोल्यूशन पर देखोगे तब आपको दिखेगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड है और आपकी आई साइट भी ख़राब नहीं होगी। 480 रेजोल्यूशन पर एंड तक देखना। एंड तक देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ज्योमेट्री आप डिटेल में सीखोगे, मैथ्स आप डिटेल में सीखोगे। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो इस थ्योरम पर बेस्ड है कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जो स्क्वायर है उनके रेशो के बराबर होता है। कि अगर दो ट्रायंगल एबीसी और पीक्यू सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो जो है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों ऐसा है कि मैं एडिटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करता, मैं जाके सिर्फ पॉज करता हूँ पीछे जाकर, और बाकी का कुछ नहीं करता। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपका मैथ स्ट्रांग हो जाए, बस बाकी का और कुछ नहीं। और मैं अगर आपको लगे कि हाँ ये ठीक है ना, कि आपको हेल्प मिली और ये जो है ये थोड़ा वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं थोड़े से, तो आप इन्हें लाइक कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि हाँ आई कैन हेल्प यू विद योर मैथमेटिक्स, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। और दूसरी बात है कि वीडियो लेक्चर्स किसी साल से नहीं जुड़े हुए, किसी बोर्ड से नहीं जुड़े हुए, किताब चेंज होने पर भी आपका काम आएंगे। और किसी भी साल में बच्चा देख सकता है, बच्चा जो किसी भी बोर्ड का। और बस ये तो शुरुआत है बच्चों। मैं बहुत सारे आपके बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह, मतलब सारे आपके लिए, मतलब ये बोर्ड के पेपर्स के लिए RDRS वगैरह जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं सारे के सारे मैं करने वाला हूँ। तो हम जो है ओके तो देखने वाले हैं। अब जो है मैथमेटिक्स से शुरुआत होती है हमारी लड़ाई अब मैथ के क्वेश्चन से। ओके आओ बच्चों, ये क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है मैं एक तरीके से और करवा चुका हूँ, वो तरीका भी अब देखना। ओके, और ये मैं सेकंड मेथड से करवा रहा हूँ और ये मेथड आसान है। ठीक है, तो कहता है डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। ऐसा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें सॉल्यूशन मैं लिख दूँ, ये सॉल्यूशन। ठीक है, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ए बी सी है ये। ठीक है, ए बी सी और डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। डी मिड पॉइंट है ए बी का, एफ ई मिड पॉइंट है बी सी का और एफ मिड पॉइंट है सी ए का। तो ये डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है बी सी का। ठीक है, और ओके, और ये एफ मिड पॉइंट है सी ए का। ये जो है ना इसका, ये इसका मिड पॉइंट है ये। ठीक है ना, तो ट्रायंगल डी एफ ये बना, डी ई एफ ये बना ट्रायंगल। तो ये जो बीच वाला ट्रायंगल है डी एफ और ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, इनका रेशो निकालना है। यानी कि डी एफ का एरिया ऊपर आएगा, डी एफ एंड से पहले आ रहा है ना, तो डी एफ न्यूमरेटर में आएगा और ए बी सी नीचे आएगा और आपने रेशो निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं आसान वाले तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे सिंस डी इज द, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ ए बी and F is the midpoint of AC। ठीक है, therefore so या therefore लिख दो या implies, that's all। implies क्या होगा कि ये जो आपको पता ही है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन जो है ट्रायंगल की दो साइड को मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही हो, तो किसी ट्रायंगल की ये मिड पॉइंट थ्योरम है ना, किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। ठीक है ना, थर्ड साइड, तो ये रीजन लिख देना, द लाइन्स सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये लॉजिक आपका, ये थ्योरम है 9 के अंदर। ठीक है, मैं स्टेटमेंट के लिए तो बहुत स्पेस घिर जाएगा, मैं नहीं लिखूँगा इसे। तो इसमें हमारे पास जो है ओके, तो हमारे पास ये हो गया डी एफ जो है वो पैरेलल हो गया BC के
एंड डी एफ पैरेलल हो गए बी सी के, ठीक है। तो एक्चुअली इस रीजन में आप ये दे देना इसके अंदर कि इन ट्रायंगल दे, ये ना इन ट्रायंगल ओके ए बी सी, ये रीजन दे दोगे ना, सबसे ऊपर लिख देना, फिर ये लाइन लिख देना, ठीक है। तो आप जो है इसमें वैसे तो ये भी ठीक है, डी एफ पैरेलल बी सी के एंड डी एफ जो है वो हाफ हो गया बी सी के, ठीक है। डी एफ बी सी के पैरेलल हो गया और उसका हाफ हो गया, और उसका हाफ हो गया। अच्छा अब मेरी बात सुनो, जब डी एफ बी सी के पैरेलल है तो बी के भी होगा और ई सी के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि डी एफ पैरेलल है बी ई के भी, ठीक है, एंड डी एफ हाफ है बी सी के भी। अब देखो ना, डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी एफ बी सी के टुकड़ों के भी तो पैरेलल होगा, कोई लाइन ऐसे पूरी पूरी पैरेलल है तो ये अगर इसके पैरेलल है तो इसके टुकड़े को भी तो पैरेलल होगी, ये और ये भी तो पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये डी एफ पैरेलल हो गया बी के, बट या ऑल्सो ई इज द, ठीक है ना, ऑल्सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है ना, इम्प्लाइज बी ई और ई सी दोनों बराबर हो गए और आधे हो गए बी सी के, दैट्स ऑल, ठीक है। बी ई और ई सी दोनों इक्वल हो गए और बी सी के हाफ हो गए, ओके ना। अच्छा अब आगे देखो, इसका मतलब क्या हो गया, सो इसका मतलब ये हो गया डी एफ जो है बी के पैरेलल है, डी एफ बी, ठीक है, डी एफ बी के पैरेलल है और डी एफ जो है वो हाफ है बी सी का। यहाँ पर देखो बी और ई सी दोनों के दोनों, मैं बी ई की बात मैं करता हूँ, ई सी को छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि है दोनों हाफ बी सी के। तो बी ई हाफ है बी सी का, बी ई हाफ है बी सी का, डी एफ भी हाफ है बी सी का और बी भी हाफ है बी सी का। तो इसका मतलब ये डी एफ और बी बराबर हो गए ना, डी एफ और बी ई बराबर भी हो गए और ये पैरेलल तो है ही है, इम्प्लाइज डी एफ पैरेलल हो गया बी ई के, ये तो यहाँ से उठा लिया, ये रहा डी एफ पैरेलल है, ये तो यहाँ से उठा लिया, ये रहा डी एफ पैरेलल बी ई के, और डी एफ इक्वल टू है हाफ बी सी के और बी ई भी हाफ है बी सी का, तो दोनों इक्वल हो गए ना ये डी एफ और बी एंड, ठीक है, डी एफ, ठीक है, इक्वल हो गया आपका बी ई के। अब आप देखोगे कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आपका जैसे ए बी सी डी दे दिया, तो अगर एक पेयर अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, ठीक है ना, पैरेलल भी हो जाए इक्वल भी हो जाए, तो वो ना पैरेलल हो जाते हैं, तो पैरेललोग्राम हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर, या ये वाला या फिर यही वाला एक पेयर, जिनकी दो साइड अपोजिट साइड जो है ना, ओके, वो इक्वल भी हो जाए पैरेलल भी हो जाए, तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो ठीक है, ये हमारे पास इसका मतलब हो गया कि इम्प्लाइज ये जो है आपके पास ये पैरेललोग्राम हो गया। डी बी ई एफ, आपका मन करे डी एफ ई बी कह दो, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ डी बी ई एफ पैरेललोग्राम हो गया। एम्प्लाइज डी बी ई, ठीक है ना, डी बी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये तो पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा जब भाई पैरेललोग्राम हो गया, आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल जो है ना पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल जो है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब हो गया ये वाला एंगल 1, ठीक है, और ये एंगल बी इक्वल हो गए। इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं, वरना बहुत बड़ा हो जाता लिखने में वो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम आगे लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट डी एफ ई सी इज पैरेललोग्राम। तो ये वाला एंगल बराबर कर देंगे, ये यहाँ पर एंगल 2 और ये एंगल 3, ठीक है ना, ओके।
यहाँ एंगल 1 थोड़ा छोटा सा कर दूँ, प्यारा सा कर दूँ, एंगल 1, एंगल 1। ओके बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ गया। ये सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट we can prove that इसमें हमारे पास जो है सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट तो हमारे पास ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। हाँ ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ठीक है, DECF is a parallelogram, implies angle C equal to angle 2, angle C equal to angle 2, angle C equal to angle 2, ठीक है ना। एंड ये रहा DEF या ADEF, ठीक है ना, ADEF इज आ पैरेललोग्राम। ये लिख दिया ना, हम प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, तो एंगल A इक्वल टू 3 के बराबर हो गया, एंगल A इसके बराबर हो गया 3 के, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास अब इन दोनों ट्रायंगल में, आप गौर से देख रहे हो, इन छोटे ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में, DEF में और ABC में हमारे पास नाउ इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC है ये, ठीक है ना। इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC में हमारे पास एंगल A किसके इक्वल आ गया, पहले DEF पहले आ रहा है, तो DEF का नाम पहले लिख, DEF के जो एंगल है वो पहले लेते हैं पहले, ठीक है ना। एंगल 1 और B इक्वल है, एंगल 1, ठीक है, ओके, प्रूव हमारा हो गया ये, ठीक है। और एंगल 2, ठीक है। यहाँ पर देखो नेमिंग का आपने इस ढंग से करना होता है कि कौन सा किसके इक्वल है। एंगल 1 B के इक्वल हो गया, और एंगल 2 जो है, एंगल 2 इसका एंगल C के, देख रहे हो। D जो है ना, D C के, देख लो अपने आप ही। D जो है नहीं, मैंने क्या लिखा इसके अंदर है, D, एंगल D जो है इसका ABC के इक्वल होना चाहिए, मैंने लिखा ना 2C के इक्वल है। हाँ ठीक तो है, 2 जो है D पर आ रहा है ना, तो यहाँ लिखूँ ना, ठीक है। इसके हिसाब से क्यों नहीं आ रहा, DEF, इसमें DEF और ABC, इनमें रिलेशन, DF का ABC से रिलेशन ना, तुम्हारा जो है इसके अंदर मैंने जिस ढंग से लिया है इसे, इसका रिलेशन इससे देखो, इसमें इन ट्रायंगल सिमिलर, वो नेमिंग करना भूल गए इसके अंदर, ये नेमिंग करना भूल गए। देखो इन ट्रायंगल, ये एंगल इसके हिसाब से ये, तो हमारे पास हो गया इन ट्रायंगल, इसका ये हो गया D, इसका D हो गया, इसका C हो गया, इसका रिलेशन एंगल का देख लेना, एंगल का D का C के साथ है, और इसका F का B के साथ है, ठीक है। और ये जो है देख रहे हो, इसमें छोटे वाला ट्रायंगल का एंगल D जो है C से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसका, और इसका जो F है वो B के कॉरस्पॉन्डिंग है, और इसका जो E है वो A के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो इस ढंग से आप लोग एरिया में आप लिख दो, कोई वाली बात नहीं, DF, ठीक है, उस एरिया में लिख दो, कोई वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इन ट्रायंगल DFE एंड ट्रायंगल CBA, ठीक है। हमारे पास क्या था, आप देखो ना, एंगल D तो यानी कि एंगल 2 एंगल C के इक्वल है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और एंगल 1
आपके पास किसके हो गया, एंगल बी के इक्वल हो गया। ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया हमारे पास ये। और ये एंगल 3, एंगल ए के, ये भी प्रूव्ड हो गया। दैट्स ऑल, ये तो प्रूव हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया। ओके, एंगल 3 तो हमारे पास देख रहे हो आप, डी और सी का रिलेशन हो गया, और एफ का और बी का रिलेशन हो गया, और ई का और ए का रिलेशन, ये सिमिलर हो गए। क्या हो गए बेटा, नेमिंग करनी पड़ती है इसके अंदर जो है ना, वो ढंग से नेमिंग होनी चाहिए, वरना टीचर जो है ना अपने जो सीनियर टीचर उनसे पूछना ये वाली बात। देखो तो हमारे पास ट्रायंगल डी एफ ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी बी ए के, सिमिलर हो गया ना, सिमिलर हो गया। और आपको पता है जब सिमिलर हो गया, जब सिमिलर हो गया तो उनके एरिया का रेशो, एरिया डी एफ ई अपॉन एरिया सी बी ए, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अब आप कहोगे सर इसमें तो ए बी सी लिखा हुआ है। एरिया के मामले में जब आपके पास कोई ज़मीन होती है तो आप जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, उसका आप एरिया आप कहीं से नापना शुरू करो, यहाँ से या यहाँ से, वो एरिया तो उतना ही घेरा होगा उसने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो इससे नेमिंग जो करनी पड़ती है सिमिलरिटी के मामले में करनी पड़ती है, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस देखना पड़ता है, वरना गलत हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये इसकी 2 साइड लेते हैं, इसकी 2 साइड हमारे पास जो है ना, ये इसकी 2 साइड, तो हमारे पास क्या है, छोटे वाले की हमारे पास क्या है, डी एफ है, हमारे पास डी एफ है, ठीक है। और इसके रिलेशन में कौन सी आ रही है, डी एफ के रिलेशन में कौन सी आ रही है, सी बी, डी एफ के रिलेशन में कौन सी आ रही है बच्चों, सी बी। ये वैसे तीनों साइड के रेशो के, तीनों की जो ट्रायंगल का जो एरिया है, सिमिलर ट्रायंगल का एरिया, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो ना, डी एफ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, सी बी, एफ ई की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, बी ए, और डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, सी ए। वो तीनों के रेशो के, तीनों के स्क्वायर के रेशो के बराबर है, तीनों के स्क्वायर के रेशो के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इतना लिख लिया, ओके ना। तो हमारे पास जो है यहाँ पर रीजन लिख देना, वो एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर ओके इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। वो आप थ्योरम जो है ना वो आप लिख देना स्टेटमेंट। तो ये आपने इरेज कर लो, यहाँ पे ये नोट डाउन कर लो, मैं मिटा रहा हूँ इसे, आगे का तो हो गया बस, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखना ना, इसके अंदर ये डी एफ जो है ना हाफ है बी सी का, क्या डी एफ क्या है, हाफ है बी सी का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है इसे मिटा देते हैं, ओके। द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सॉल्व्ड, हो गया हमारा क्वेश्चन जो है, ठीक है ना। वैसे मिटा दूँ, देखो इसके अंदर ये यहाँ पे हमारे पास आ गया इम्प्लाइज एरिया डी एफ ई, ठीक है ना, एरिया डी एफ ई, इसके हिसाब से कर लो, डी एफ कर लो इसको, कोई वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो चलो कोई वाली बात, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एरिया सी बी ए इक्वल टू, यहाँ पर मैं डी एफ तो डी एफ ही है, डी एफ आपका हाफ है बी सी का, लिख देता हूँ, डी एफ हाफ है बी सी का, और बी सी ये सी भी ऐसे ले लूँ, यहाँ रीजन दे दिया क्योंकि डी एफ जो था वो हाफ है बी सी का, ठीक है। तो डी एफ की जगह हाफ बी सी हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अब हमारे पास जो है ये अब आपको पता है सी बी और बी सी बात वही है, सी बी और बी सी बात वही है, तो कट गए। तो हमारे पास कितना आ गया, एरिया डी एफ ई अपॉन एरिया सी बी ए, क्या आ गया, ये आपके पास 1/2 ऐसे आ गया, ठीक है ना। ये 1/2, ये एक्चुअली ये तो कट गए। अब देखो ऐसे करके ये बी सी अपॉन सी बी, ठीक है, ये तो कट गए। अब ये आपके पास क्या बच गया, 1/2, लाइन के नीचे 1 है, लाइन के नीचे 1 है, लाइन के नीचे 1 है, तो आपके पास 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना, 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो एक्चुअली 1/2 ही है ये, क्या 1/2 है ये, ठीक है ना। तो आपके पास जो है ये
आपके पास इतना आ गया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर एरिया, अब आपको ना डी इसमें डी ई एफ लिख लो इसको डी। अब देखो डी ई, देखो फर्स्ट से सेकंड पे ले गया, थर्ड पे फर्स्ट डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। और इसमें आपका देखो नेमिंग के अंदर कोई ना कोई उस पे अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके अंदर। एरिया के मामले में डी ई एफ अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी। सिमिलर, ये सिमिलर के लिए ये है, ठीक है ना। एरिया के लिए तो आप जैसे मर्जी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये आपका तुम्हारे पास कितना आ गया, ये 1:4। तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो 1:4। उसने डी एफ पहले बोला है तो ठीक है ना, ये ऊपर आया था और ए बी सी नीचे, ओके, वो डी बाद में है ना एंड के बाद। तो ये और रेशो यानी कि इसका मतलब हो गया कि जो ए बी सी का जो एरिया है ना, ये ए बी सी जो है उसका 4 टाइम्स है। क्या है, 4 टाइम्स है। अगर तुम जो पहला मेथड देखोगे ना, जो मैंने पहला मेथड करवा रखा है, ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं। तो आप देखो ट्रायंगल ए बी सी जो है ना 4 टुकड़ों में टूट गया, ठीक है ना, 4 टुकड़ों में टूट गया। तो इसलिए वो 4 टाइम्स है। वो क्या है, वो 4 टाइम मैंने कॉन्ग्रुएंट करने वाले तरीके से करवाया। जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो ज़रूर देखेगा और आप ज़रूर देखना उसको, ठीक है ना। तो मैं इसे चेक करूँगा इसका आंसर। वैसे तो आंसर यही है, ठीक है, लेकिन बस आपकी तसल्ली के लिए देखो, हाँ 5th का 1:4, ओके। तो आप इसे कॉपी करो, इसे बाकी कॉपी करो, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है।